नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डिंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज किसकी सरकार बनने वाली है। 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक। 7 जून को संसदीय दल का चुना जाएगा नेता। नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। तो एक बड़ी खबर बता दें आपको, 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। 7 जून को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। तो लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद हलचल पूरी तरह से राजधानी दिल्ली में तेज हो गई है। आपको बता दें कि सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। जहां एनडीए की तरफ से मंथन और बैठकों का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ से इंडिया ब्लॉक, क्योंकि इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली है, ऐसे में इंडिया ब्लॉक की भी कोशिश यही है कि किस तरह से जोड़ मरोड़ करके किस तरह से सत्ता हासिल की जाए। तो सरकार बनाने को लेकर राजधानी दिल्ली में हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है। आज जहां एनडीए ब्लॉक की भी बैठक होनी है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की भी बैठक होनी है। बैठकों, चिंतन मंथन का दौर शुरू हो गया है। वहीं 7 जून को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। एनडीए की संसदीय दल की बैठक होगी, संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता 7 जून को चुना जाएगा। आपको बता दें कि आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही दिल्ली पहुंच रहे हैं। एनडीए की बैठक में दोनों ही शामिल होंगे। चंद्रबाबू नायडू की टीएम तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें मिली है, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी को 12 सीटें मिली हैं। ऐसे में ये दोनों ही एन फैक्टर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाते हैं। टीडीपी को 16 सीटें, वहीं जेडीयू को 12 सीटें हासिल हुई हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही काफी महत्वपूर्ण एनडीए के लिए, क्योंकि अगर दोनों ही एनडीए से अलग होते हैं तो एनडीए बहुमत के आंकड़े से नीचे हो जाएगी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मिलकर 28 सीटें हैं। ऐसे में बार्गेन करने की दोनों तरफ से कोशिश यहां पर की जा रही है। इंडिया ब्लॉक के नेता भी नीतीश कुमार को साधने में या उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सरकार बनाने को लेकर राजधानी दिल्ली में पूरी तरह से हलचल तेज है। 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। वहीं पश्चिमी पूर्वी दिल्ली से बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद कमलजीत सहरावत से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अजय चौहान ने। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कैंडिडेट पर दिखाया है, मैं इसका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये चुनाव के पहले दिन जब शुरू हुआ चुनाव, 85 दिन का प्रचार था, रोज हमारी ये भावना बढ़ती गई जब हम जनता के बीच में गए हैं। और हमें रोज लगा है कि जनता बहुत ज्यादा खुश है प्रधानमंत्री के कामों से। और पहले दिन से मेरा जब भी किसी ये बात हुई किसी भी चैनल से या अपने प्रिंट मीडिया के साथी से, मैंने ये कहा चिंता नहीं करिए, दिल्ली में 7 सीटें भाजपा जीतेगी, काम के दम पर जीतेगी, विकास के दम पर जीतेगी। और वही हुआ। दिल्ली का जो विकास होगा वो किस तरह से? दिल्ली में मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ी, जाम को लेके जिस तरह से अर्बन एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे बना है, केंद्र सरकार उस पर काम करेगी। आयुष्मान भारत की योजना को सबतर से हमारे जो अधिक आयु के हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए पहले लागू कर दिया गया है। युवाओं, महिलाओं के साथ और गरीबों के लिए अलग से योजनाएं आ रही है। विश्वकर्मा योजना को लाया जा रहा है। तो धरती पर किस तरह से सबको मजबूत किया जा सके, इस पर भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन सातों सीटों चुनाव हमारी पार्टी सातों सीटें आ रही है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सातों सीटों पर चुनाव अपने एजेंडा पे लड़ा है। हमारा एजेंडा विकास का था जो पिछले 10 साल में हुए। हमारा एजेंडा अगले 5 साल का था जो हमारा संकल्प पत्र है। हमारे एजेंडा में देश कहाँ से कहाँ पहुंचा ये सब था। तो हमने अपने एजेंडा के अलावा कभी कोई बात नहीं करी और उसी के ऊपर हमने चुनाव लड़ा। वही जनता को हमारी आशीर्वाद मिला। दिल्ली में जल संकट सबसे ज्यादा रहा है,
जल संकट तो देखिए केजरीवाल जी की अदूरदर्शिता, बल्कि मैं कहूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री देश के लिए बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली में कोई भागीरथ नहीं आने वाले जो नई गंगा लेकर आएंगे। पानी की मैनेजमेंट नहीं है। 500 करोड़ से जो दिल्ली जल बोर्ड प्लस होता था, कभी फायदे में होता था, 70,000 करोड़ माइनस से। तो ये दिल्ली की जनता को जो आज भुगतना पड़ रहा है, ये केजरीवाल साहब की मिसमैनेजमेंट की वजह से भुगतना पड़ रहा है। ये थी हमारे साथ पश्चिम पूर्वी दिल्ली से कमल सरावत ने कहा था दिल्ली का हम विकास करेंगे। जिस तरह दिल्ली ने हम पर विश्वास किया, 7 सीटें हमें दी है, कहीं न कहीं जिससे केजरीवाल लगातार बीजेपी को पूछते जाते हैं, लेकिन उनको दिल्ली ने पूरा देश नकारा है। और आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार बनाएगी। संजय चौहान, इंडिया वॉइस। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, यूपी में बड़ी जीत के लिए जनता का आभार जताया है। जनता ने जो विश्वास जताया है, हम उस पर खड़ा उतरेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद, क्योंकि पहली बार है जब समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें यूपी में जीती है। इससे पहले मुलायम सिंह यादव जब नेतृत्व करते थे तब 36 सीटें समाजवादी पार्टी जीतकर लाई थी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में पहली बार है जब 37 सीटें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतने में कामयाब रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि यूपी में बड़ी जीत के लिए जनता का आभार जताता हूं। जनता ने जो विश्वास जताया है, हम उस पर जरूर खड़ा उतरेंगे। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी को हासिल हुई। 37 सीटें, 80 में से 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी जीती है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने जनता का इस जीत के लिए आभार जताया। वहीं कन्नौज से जीत के बाद अखिलेश यादव कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी जीत का प्रमाण पत्र लिया। बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक को कन्नौज की सीट पर मात देकर यह जीत हासिल की थी, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी सुभ्रांत कुमार शुक्ला ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कन्नौज से जीत के बाद अखिलेश यादव कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपना प्रमाण पत्र कलेक्टर से लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जीत और जश्न का माहौल। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सुब्रत पाठक को अखिलेश यादव ने यहां से हराया है। बता दें कि 2019 चुनाव में कन्नौज सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को यहां से शिकस्त दी थी। तो अब की बार बेहतरीन कमबैक करते हुए समाजवादी पार्टी ने अपना खोया हुआ गढ़ वापस फतेह कर लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जीत के बाद अखिलेश यादव कन्नौज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अपनी जीत का उन्होंने प्रमाण पत्र लिया। साथ ही उनके कन्नौज पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखा। तो वहीं इसको लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसा है कि आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग है शाम को 6 बजे। उसमें हम सब लोग बैठेंगे और बैठ के तय करेंगे आगे की रणनीति क्या है। जहां तक इन दोनों नेताओं का प्रश्न है, 2019 के पहले किस प्रकार से खुद चंद्रबाबू नायडू जी ने पूरे देश में सबको संगठित करने का प्रयास किया था और मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ फेडरल स्ट्रक्चर के मुद्दे को लेकर यहीं दिल्ली के अंदर उन्होंने धरना भी दिया था कि राज्यों के हक मारे जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और यही काम खुद नीतीश कुमार जी ने किया था इंडिया गठबंधन को संगठित करने के लिए। तो हम लोगों का जो प्रदर्शन रहा है बहुत ही बढ़िया रहा है और आप जान रहे हैं बिहार से ही चुनाव उठा और जिस हिसाब से हम लोगों ने चुनाव मुद्दों पर लड़ने का काम किया है वो आप सब लोग देख सकते हैं। तो अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद तो इंडिया गठबंधन को हम लोगों को मिला, तो कहीं भी जो है आप देखिएगा एक चीज तो साफ हो गया कि जो
मोदी जी की बात करते थे कि मोदी फैक्टर वो खत्म हो गया। भाजपा जो है मेजॉरिटी से दूर चली गई है। जो सहयोगी हैं अब उन पर डिपेंडेंट है, और हम लोग तो खुशी है इस बात की कि भाई चलो हम लोग जो संविधान लोकतंत्र रोकने बचाने का जो प्रयास था उसमें हम लोग जो है काफी हद तक जो भी परिणाम है, जनता का जो फैसला है मैं स्वीकार करता हूँ। कहा जा रहा है कि 5 साल क्या भूमिका रहेगी छिंदवाड़ा को लेकर? नाथ परिवार की 44 सालों की सेवा की है, वैसी रहेगी। ये जीत आजमगढ़ के लोगों की तरफ से सदैव नेताजी को श्रद्धांजलि है। ये जीत आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीएफ फार्मूला है उसकी जीत है। आजमगढ़ के लोग किसी भी तरह से इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे कि कहीं से भी देश के संविधान को खतरा हो, देश के लोकतंत्र को खतरा हो, देश के अंदर आरक्षण को खतरा हो, पिछड़े और दलितों के। इन तमाम मुद्दों पर यहाँ के लोगों ने न केवल सदर सीट बल्कि लालगंज भी दोनों ही सीटों को बहुत ऐतिहासिक वोटों से जिताया। दसों विधानसभा में आजमगढ़ के लोगों ने लीड कराया, दोनों एमपी शानदार वोटों से जीते। तो मैं आजमगढ़ के लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं जिस उम्मीद के साथ उन्होंने वोट डाला है, हमारी पार्टी को चुना है, मुझे चुना है उम्मीदवार के तौर पे, हम हर संभव कोशिश करेंगे आजमगढ़ के लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सके। 400 पार वाले थे ना आप। 14 में आपको अपनी मेजॉरिटी मिली थी, 19 में मिली थी, अभी 239-38 पे खेल रहे। 34 सीट पीछे हैं आप बहुमत से। स्वीकारिए, जनता ने आपको झटका दिया, आपको बताया है कि इस तेवर के साथ सरकार नहीं चलनी है। इसको स्वीकारिए ना। आपको 272 छूने नहीं दिया। आपके लिए गठबंधन कभी मायने रखता है? अपनी शिवसेना के साथ क्या किया, अकाली दल के साथ क्या किया, और मैं दूर नहीं जाऊंगा, नीतीश जी के साथ क्या किया, चंद्रा बाबू के साथ क्या किया था। आज आपकी जरूरत है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी बताऊं, आपके दल को भी जानता हूं, और वो जो संस्था है ना नागपुर में, उसको भी जानता हूं। आपका विकल्प ढूंढा जा रहा है, आप उसकी चिंता करिए। और मोदी की गारंटी वारंटी भैंस मंगलसूत्र मुजरा करने के बाद आप 238-39 पे हुए। आपको तो ये कहना चाहिए था कि अब आगे से कोई कैंपेन मैं। अमेठी के रण में स्मृति ईरानी को धोबी पिछाड़ देकर हराने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी और नवनिर्वाचित सांसद किशोरी लाल शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संजय यादव ने। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। अमेठी में आपकी जीत हुई है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो देखो जनता का स्नेह है जो उन्होंने व्यक्त किया है, तो मैं सबसे पहले तो जनता को ही बधाई देता हूँ। इसका पूरा श्रेय जनता को और गांधी परिवार को। गांधी परिवार ने मेरे पे विश्वास किया, मेरे को मैंडेट दिया, उसके बाद जनता ने हाथों हाथ लिया और मेरे को जिताया। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके कहा है कि मुझे पूर्ण विश्वास था कि केएल शर्मा जो है वो अमेठी से चुनाव जीत कर आएंगे। तो ऐसे में उन्होंने भी खूब नुक्कड़ सभाएं की और जगह जगह जनसभाएं करके मेहनत किया। तो गांधी परिवार आपके साथ पूरा रहा, तो गांधी परिवार की वजह से आज आप उनका खोया हुआ गढ़ वापस ले लिए हैं। तो अमेठी की जनता बड़ी आशा और विश्वास के साथ आपको इतने भारी मतों से जिताई है। तो अमेठी की जनता के साथ उपलब्धता कैसे रहेगी? उपलब्धता मेरी रहेगी, जैसे मैं 8-10 दिन तो रहता ही हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको बढ़ाऊंगा कि जैसे मैं जनता के लिए अवेलेबल रहूं यहाँ पे। बाकी मेरा ऑफिस यहाँ पे रन करेगा, वो हमने राहुल जी के हारने के बाद भी नहीं बंद किया। वो मेरा ऑफिस एज इट इज काम करेगा, और जनता की जो भी चिट्ठी पत्री जो भी मेरे को दिल्ली में काम है उनके, तो वो भी मैं करूँगा। तो अब जनता के लिए मेरे को घूमना है, उनकी सेवा करनी है, ये मेरा ध्येय है। तो ये माना जाए कि जनता को पूरा सहयोग, एक सांसद मिलने का गर्व उनको जरूर रहेगा, क्योंकि इन्होंने इतना बड़े अंतराल से आपको यहाँ से विजयी बनाया है। नहीं, ये तो है, एहसान है मेरे ऊपर जनता का, और मैं इस एहसान को हो सकता है मैं कितना उतार पाऊंगा भगवान जानता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो प्यार इन्होंने दिया है वो प्यार मैं इनको लौटाऊं वापस। तो ये थे केएल शर्मा, जिनका कहना यह था कि जो जनता है अमेठी की, उस जनता को हम अपना प्यार लौटाएंगे। जनता ने बड़े सम्मान के साथ हमको भारी मतों से विजयी बनाया है। तो ये देखना होगा कि आने वाला जो टाइम है वो किस तरीके से केएल शर्मा अमेठी की जनता के साथ मिलजुल के काम करते हैं। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। वहीं इस जीत को लेकर एनडीए के नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं।
नागपुर की जनता ने तीसरी बार मुझे चुनकर लोकसभा में भेजा है। लोगों का आशीर्वाद, शुभेच्छा और विश्वास, इसके कारण ही मैं ये चुनाव जीत सका हूं। नागपुर की जनता का और मतदाताओं का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं और हमारे कार्यकर्ताओं ने, मित्रों ने और मेरे समर्थकों ने रात दिन मेरे लिए परिश्रम किया है, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा है। उड़ीसा की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे अटूट भरोसा रखा। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें एक बार सेवा का मौका दीजिए। भावना के प्रांत उड़ीसा मोदीमय हुआ, भगवा पूरा छा गई। कल रात तक जो नतीजा आया, 21 में से 20 लोकसभा की आशीर्वाद मिला। पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में सरकार भी बनने वाला है। ये महाप्रभु जगन्नाथ जी की ही कृपा है, मोदी जी की जादू है। जीत के सब श्रेय माननीय मोदी साहब को और अमित भाई शाह को देता हूँ। ये कहना गलत है। अगर सीट नहीं मिली है तो 292 सीट आया कैसे? 272 सीट में बहुमत है और 292 सीट आया है तो ममता बनर्जी जी के चलते आया है। कहने का मतलब है कि वो लोग अपने गिरवाम में झांके कि जो आपस में लड़ रहे हैं कि नेता कौन होगा, बाराती का दूल्हा कौन होगा, इसके लिए वो पहले सोच लें। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के बारे में न सोचे तो अच्छा होगा। अच्छा, इसलिए आप लोग की बैठक अब बैठक उनकी है तो उससे हमको क्या मतलब है? वो भी बैठक अपना करेंगे, लेकिन हाँ, हमारे एनडीए की बैठक 4:30 बजे से है, उसी में भाग लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी एनडीए का एक पार्टनर है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। पार्टी को तोड़ा गया, हम लोग के पार्टी के नाम सिंबल को छीना गया, पर उसके बावजूद बिहार की जनता ने जो विश्वास जताया और 5 की 5 सीटें जिस तरीके से हम लोग को जिता के देने का काम किया, ये एक बड़ी जिम्मेदारी हम 5 सांसदों पर है। राजेश पर है खगड़िया को लेकर, अरुण जी पर है जमुई को लेकर, वीना जी पर है वैशाली को लेकर, शांभवी पर है समस्तीपुर पर को लेकर, और मेरे ऊपर भी है। हाजीपुर मेरे पिता की कर्म भूमि हो रही। पर हाँ, ये वादा हम लोग करते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। गठबंधन ने हम लोगों पे विश्वास किया, प्रधानमंत्री जी ने विश्वास करके एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी। 5 हम लोग लड़े और 5 की 5 हम लोग जीते। गठबंधन के विश्वास पर भी हम लोग खरा उतरे। इसका श्रेय मेरे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता को जाता है। बहुत ज्यादा, पहली बार है कि जब सर्टिफिकेट मेरे हाथ में था और वो मेरे साथ नहीं थे। ऐसे में कल सबसे पहले मैं पापा के पास ही गया, उनकी प्रतिमा पर हाजीपुर का ये सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को समर्पित है। किसी को कोई ऑफर नहीं मिल रहा है और एनडीए गठबंधन एकजुट है। इस बात को आप लोग लिख लीजिए। और वो दिन दूर नहीं जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। शपथ लेने की तैयारी है और ये सरकार मजबूती से अगले 5 साल मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलेगी। यूपी में कहाँ चूक हो गई? भाई कहाँ चूक हुई ये जरूर मंथन करने का विषय है। एनडीए एक साथ बैठकर जरूर इस पर चिंतन हम लोग करेंगे। अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पार्टी हमारे साथ है। हम सबसे बात किया क्योंकि मैं अभी अलायंस में ना, पहले से ही हम इलेक्शन से पहले से हम अलायंस किया है, मिलके काम किया है। हमारा कार्यकर्ता उनको काम किया, उनका कार्यकर्ता हमारा काम किया, मिलके मेजॉरिटी मिला। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुमत मिले कैसे देखते हैं? बहुमत नहीं मिला किसी भी एक पार्टी को? बिल्कुल हमारे एनडीए तो मिले ना। नहीं, मेजोरिटी अपने एनडीए मिल गया ना। देखो इलेक्शन में डेमोक्रेसी में 60 सीट में 31 मिनट से गवर्नमेंट बन जाता है। इसमें इतना ज्यादा बात करने की जरूरी नहीं है। मेजोरिटी एनडीए ऑलरेडी गॉट। अपने बीजेपी को 240 मिला हुआ है, सिंगल लार्जेस्ट है। बाई कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन सिंगल लार्जेस्ट को भी इन्वाइट तो करना ही है, इसमें नो डाउट। सर एलाइज में कहीं कोई दिक्कत आई हो? नहीं, ऐसा कैसे आएगा? एलाइज कमिटेड है। जिस प्रकार के अपेक्षा के अनुकूल परिणाम नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी परिणाम आए हम उनको स्वीकार करते हैं। राजनीति में सब प्रकार के निर्णय देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं
कि कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन एनडीए गठबंधन ने जिस प्रकार से देश की आजादी के बाद से झूठ और भ्रम फैलाने का देश में काम किया और लगातार 60 वर्षों में झूठ, महाझूठ, नारे और भ्रम फैलाया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। और वही काम 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की ताकत बड़ी बनती जा रहा था। तो किस प्रकार से कुछ लोगों के प्रभाव में आकर जो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे से के साथ नहीं बैठते थे, वो दल भी आपस में साथ बैठे कि मोदी जी को रोको। लेकिन देश की जनता ने तमाम भ्रम और गुमराह करने के बाद भी एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया। दिल्ली की 7 सीटों पर 2014 और 2019 की तरह ही बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। वहीं क्या कुछ रहा बीजेपी की जीत का समीकरण, बताते हैं इस रिपोर्ट में। और 2019 की तर्ज पर दिल्ली की 7 की 7 सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर जीत का परचम लहरा दिया है। दिल्ली में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सभी सीट पर कमल खिला दिया। बात करें उत्तर पूर्वी दिल्ली की तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के नेता कन्हैया कुमार मौजूदा सांसद मनोज तिवारी को टक्कर देने मैदान में उतरे थे, लेकिन मनोज तिवारी ने उन्हें पटखनी देकर एक बार फिर दिल्ली की जनता का विश्वास जीतने का काम किया। तो वही पूर्वी दिल्ली से इस बार बीजेपी के नए चेहरे हर्ष मल्होत्रा को मैदान में उतारा और हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप कुमार को पटखनी देकर न सिर्फ बीजेपी का विश्वास जीता, बल्कि दिल्ली के दिल में भी जगह बनाने में कामयाब रहे। दिल्ली की सबसे हॉट सीट की बात करें तो बीजेपी ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को इस बार चुनाव के मैदान में उतारा और उनके सामने थे आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती। लेकिन बांसुरी ने न सिर्फ अपने आप को साबित किया, बल्कि जीत भी दर्ज की। और अब बात करें उत्तर पश्चिम दिल्ली की तो यहाँ भी लड़ाई कांटे की रही और यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदौलिया ने कांग्रेस के सीनियर नेता उदित राज को हराकर जीत का झंडा गाड़ दिया। पश्चिमी दिल्ली पर भी लड़ाई दो तरफा मानी जा रही थी, लेकिन इस सीट पर बीजेपी ने विपक्ष को पटखनी देने के लिए कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा और हुआ भी वही। आम आदमी पार्टी के नेता महाबल मिश्रा को हराकर घर वापस भेज दिया। तो वहीं दक्षिण दिल्ली से बीजेपी ने रमेश विधोड़ी का टिकट काटकर रामवीर सिंह विधोड़ी को टिकट देकर एक बार फिर इस सीट पर दांव खेला और रामवीर सिंह विधोड़ी आम आदमी पार्टी के नेता सही राम पहलवान को हराकर जीत दर्ज की। बात करें दिल्ली के चांदनी चौक सीट की तो बीजेपी के नए चेहरे प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा गया और कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल को हराकर उन्होंने ये सीट अपने नाम कर ली। तो कुल मिलाकर बीजेपी एक बार फिर दिल्ली की सभी सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गई। रिपोर्ट इंडिया वॉइस। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।